अस्सलाम वालेकुम। आज भी एक छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास तौर पे इसमें से 3 पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 पॉइंट्स एमसीक्यू के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है, हम जैसे जैसे इसको कवर करते हैं मैं आपको बीच में आइडेंटिफाई भी कर देता हूँ। सबसे पहले वो टॉपिक को शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि CSF लीक्स। स्टार्टिंग में पहली बात ये कहता है, जो कि लग रहा था कि बहुत एक्साइटेड था ऑथर ये बात करने के लिए, वो ये था कि एंडोस्कोपिक क्लोजर हैज 90% सक्सेस रेट। Because of its high rate of success, it has now completely replaced the open procedure. अब ओपन प्रोसीजर का वो कहता है कि सिर्फ 2 इंडिकेशंस रह गई हैं CSF लीक में। या तो अगर पेशेंट को कभी प्रायर रेडिएशन मिल चुकी हो, या फिर पेशेंट हैज अ डिजीज व्हिच कॉजेस इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सिर्फ इन 2 केसेस में हम ओपन क्लोजर करेंगे। बाकी सारे केसेस में CSF लीक के हम एंडोस्कोपिक क्लोजर को ही प्रेफर करेंगे। फिर वो ये बात करता है कि जो प्रिंसिपल रीजन है CSF रिपेयर करने का लीक का, वो मेनिंजाइटिस को रूल आउट करने के लिए होता है। क्योंकि अगर आप CSF को रिपेयर नहीं करेंगे तो इन अ ईयर 10% चांस है कि पेशेंट विद CSF लीक को मेनिंजाइटिस हो जाएगा, और दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द नंबर ऑफ ईयर्स इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड। तो कहता है कि इवन दो राइनोरिया कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रबल, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल रीजन है इसकी सर्जरी का, वो to reduce the risk of meningitis to the patient है। फिर वो कहता है कि रिपेयर इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी, यू कैन टेक योर टाइम। आप आराम से अपने पेशेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू रश इनटू थिंग। लेकिन वो ये कहता है कि एट द सेम टाइम इट शुड बी डन एट अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस। यानी ये भी नहीं कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, आपने इसको करना है। बस ये है कि आपने इसमें रश नहीं करना, लेकिन आप जिस अगर 2 दिन 1 दिन बाद कर रहे हैं तो आप अपना टाइम लें, आप अपनी स्टडीज सारी करें, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें, और उसके बाद पेशेंट को CSF लीक के पेशेंट को रिपेयर के लिए लेके जाएं। अब ड्यूरिंग दिस टाइम आप पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? एक, आप उसे कहेंगे नॉट टू ब्लो देयर नोज। सेकेंडली, आप उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे जब भी उसको स्नीज करना हो तो टू स्नीज विद देयर माउथ ओपन, ताकि वो इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर से वो CSF लीक वर्सन ना हो। और फिर पेशेंट को आप कहते हैं कि नॉट टू यूज CPAP अगर वो यूज करता है पेशेंट। अब जो CSF लीक की क्लासिफिकेशन है वो 3 बड़ी क्लासिफिकेशंस में, कंजेनिटल में, स्पॉन्टेनियस में, पोस्ट ट्रॉमेटिक में। पोस्ट ट्रॉमेटिक को फिर उसने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, which are associated with head trauma and those were complications of sinus surgery। और एक वो कहता है कि पेशेंट्स ऑफ कैन आल्सो हैव CSF लीक जो कि ट्यूमर जिनको हुआ हो, तो दैट इज अनदर कैटेगरी ऑफ CSF लीक क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम हेड ट्रॉमा को डिस्कस करते हैं। 2% ऑफ टोटल हेड इंजरीज में वो कहता है कि CSF लीक होता है, और अगर स्कल फ्रैक्चर हुआ हो तो उनमें से 12 to 30% पेशेंट्स में CSF लीक होगा। और दीज प्रेजेंट एज CSF, या तो ये ओटोरिया के तौर पे प्रेजेंट करेगा, या ये ऑटोराइनोरिया CSF होगा, यानी CSF आपके कान से भी लीक कर रहा होगा और नोज से भी, या पे CSF राइनोरिया होगा। जो भी ट्रॉमा का केसेस है वो ये कहता है क्योंकि आपने उसमें न्यूरोसर्जिकल इंटरवेंशन कर रहे होते हैं तो इट्स प्रेफरेबल कि आप उसमें ओपन अप्रोच ही प्रेफर करें। फिर वो आता है कंजेनिटल CSF लीक में। इसमें वो कहता है कि MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और इसमें वो जो सबसे कॉमन डिजीज जिसको वो कहता है कि which causes CSF leak, वो कहता है Mondini's dysplasia which is inner ear malformation। और क्योंकि inner ear उसमें एब्सेंट होता है तो वहां से वो CSF लीक होना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक कंजेनिटल केस है CSF लीक का, बच्चे है, तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो क्या हो जाएगी? आपकी MRI। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ वाइज। आगे हम चल के डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा। अब जो CSF एसोसिएटेड विद ट्यूमर है उसमें जो ट्यूमर स्कल बेस को मोर कॉमनली इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे CSF होना ज्यादा है। और इसकी एक वजह इंडक्शन कीमोथेरेपी भी है, जिसकी वजह से ट्यूमर की जब श्रिंकेज होती है तो वो स्पेस क्रिएट होती है जहां से CSF लीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्टेनियस लीक पे। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ CSF लीक ये इडियोपैथिक होते हैं, और इसमें आप इंट्राथीकल फ्लोरेसेंस यूज कर सकते हैं। अब मोस्ट जो CSF लीक की जो सबसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एक आम पेशेंट की, वो है CT विद कोरोनल सेक्शंस, हाई रेजोल्यूशन CT विद कोरोनल।
लेकिन अगर कंजेनिटल आपके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है तो आपकी एमआरआई बिकम्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और अगर आपको साइट ऑफ लीकेज नहीं आइडेंटिफाई हो रही तो देन योर इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस बिकम्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एज पर स्कॉट ब्राउन। फिर वो कहते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनस सर्जरी की वजह से अगर सीएसएफ लीक हो रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो 0.5% ऑफ साइनस सर्जरीज या फेस्ट में सीएसएफ लीक होता है। और इसमें जो आपका एमसीक्यू पूछते हैं कि अब आप क्या करेंगे, तो इसमें उसने लिखा हुआ है क्लियरली, स्कॉट ब्राउन में लिखा हुआ है, यू हैव टू पैक विद फैट और टिश्यू ड्यूरिंग द सेम एनेस्थीसिया एंड ड्यूरिंग द सेम सर्जरी। अगर आपको सीएसएफ सस्पेक्टेड हो गया तो आपने उसी वक्त उसको पैक करना है फैट और टिश्यू के साथ इन द सेम सर्जिकल प्रोसीजर। और मोस्ट कॉमन साइट थर्ड आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो है लेटरल लेमेला ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट इटसेल्फ इज द मोस्ट कॉमन साइट, लेकिन अगर लेटरल लेमेला ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट दिया हुआ है तो दिस इज इवन मोर स्पेसिफिक मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सीएसएफ लीकेज। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हम अभी कर चुके हैं, HRCT स्कैन विद कोरोनल कट्स इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्योंकि ये आपको एथमोइडल बोन का बेस्ट व्यू देगा। जो सबसे कॉमन कॉज है सीएसएफ लीकेज का, उसी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और लेटरल लेमेला ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ये सारे एथमोइडल का ही पार्ट है। फिर अगर कंजेनिटल है पेशेंट तो हम रिपीट करेंगे कि हम फिर एमआरआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, और अगर साइट ऑफ लीकेज नहीं मिल रही ड्यूरिंग सर्जरी या ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस तो फिर इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस बिकम्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। कोई भी अगर एडजेसेंट ओपेक साइनस साइट है टू द सीएसएफ लीक तो एमआरआई करेंगे टू रूल आउट मेनिंजोसील और एन्सेफेलोस्फील। अगेन दीज आर मोर कॉमन इन कंजेनिटल केसेस इन चाइल्डहुड। फिर इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस के रोल पे वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ऑल्दो इट इज कंट्रोवर्शियल लेकिन इट्स रोल इज रिटेन। तो इसका हमें एक एमसीक्यू भी रिसेंटली आया था कि अगर एक पेशेंट है उसको आप क्या करेंगे, आप मतलब उसकी साइट ऑफ लीकेज आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उसमें उन्होंने सीटी और एमआरआई नहीं दिया हुआ था, उसकी जगह उन्होंने इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस और बीटा 2 ट्रांसफरेंस दिया हुआ था। तो बीटा 2 ट्रांसफरेंस इज द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, लेकिन वो आपको एग्जैक्ट जगह साइट नहीं बता सकता लोकेशन की, तो साइट के लिए आप इंट्राथीकल फ्लोरोसेंस ही करेंगे। तो दिस wraps up our chapter for today, and inshallah we'll continue with it tomorrow. Thank you everybody for joining in.